जय हिंद साथियों, आज से हम आप लोग के लिए क्लास 6 to 8 का जो स्टूडेंट है उसका सामाजिक विज्ञान के लिए हम एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आपको हम आज से डेली यह प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जो देखिए आपका जो न्यू एग्जाम पैटर्न है उसमें आप देखे होंगे कि आपका 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। तो यानी आपका जो सामाजिक विज्ञान है उससे आपका 80 क्वेश्चन रहेंगे। तो 80 क्वेश्चन का ये आपका प्रैक्टिस सेट है। आप कहेंगे सर जो समान अध्ययन है 40 नंबर का उसको नहीं करवाएंगे। देखिए आपको समान अध्ययन का अलग से प्रैक्टिस सेट आपको हम करवाते हैं, तो इसको आप बनाइए, ठीक है। जो अलग से हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं समान अध्ययन का, अभी तक आपको हम यानी 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, ठीक है। तो उसको आप अलग से देखिए 40 नंबर के लिए जो आपका हम डेली प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। और बात रहा आपका लैंग्वेज का 30 नंबर का, तो आज से आपको हम लैंग्वेज का भी आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। लैंग्वेज का भी आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। तो लैंग्वेज के लिए आप इस प्रैक्टिस सेट को देखिए, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बात रहा आपका सामाजिक विज्ञान का, तो ये आपको हम आज से डेली आपका 80 नंबर के प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो इससे आपका तीनों पार्ट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अलग अलग वीडियो देखिए। देखिए एक साथ वीडियो हम इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि एक साथ वीडियो बनाएंगे तो आपका लगभग 2.5 से 3 घंटा का एक वीडियो बन जाएगा, जो वीडियो आपको बोझ लगेगा, आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, मुझे पता है। इसलिए आपको हम क्या किए हैं, सबको अलग अलग कर दिए हैं, जैसे आपको भी आसानी हो और हमको भी आसानी हो। तो इसलिए आपको हम अलग अलग पार्ट वाइज कर दिए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप अलग अलग पार्ट में आप वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका ये जो बुक है ये आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का है, ध्यान रखिएगा, ये रुक्मणी पब्लिकेशन का है और प्लेटफॉर्म का है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का ये प्रैक्टिस सेट है आपका। देखिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, इसको आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। देखिए ये हुनों का आक्रमण के कारण यानी गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। देखिए पतन होने में यानी गुप्त साम्राज्य का पतन होने में हुनों का आक्रमण भी एक कारक है, लेकिन इसके अलावा भी और भी इसका कारण है। तो आपका ऑप्शन में केवल सी ऑप्शन है जो ऐसे दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हुनों के आक्रमण से यानी गुप्त वंश का पतन हो गया, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत की खोज कब किया था। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 ईस्वी में किया था, ऑप्शन सी होगा। ये देखिए वास्को डी गामा सबसे पहले आपका ये केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था, केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था, जहां वहां के शासक यानी राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ देते हैं कि जब वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे तो उसको स्वागत कौन किया था। तो ये क्या था आपका, केरल के एक राजा थे यानी जमोरिन, तो जमोरिन उसका स्वागत किया था, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया। अब देखिए ऑप्शन ए है बोधगया, ऑप्शन आपका बी है राजगिरी, ऑप्शन सी है श्रावस्ती। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है कि बुद्ध ने कहाँ धर्म चक्र परिवर्तन शुरू किया। तो ये आपका इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बुद्ध ने जो आपका प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, इसी को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। तो सारनाथ आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई होगा। तो याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है आपका सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। यह कहा था अरस्तु ने, याद रखिएगा अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था। ध्यान रखिएगा, चोल राजवंश का सबसे प्रमुख योगदान था यानी वहाँ स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन ये चोल वंश का सबसे प्रमुख विशेषता था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक संगठित स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि मुगल शासनकाल में यानी मुगल शासन में मनसवादारी प्रथा किसने शुरू किया था। तो ये क्या था आपका अकबर ने, याद रखिएगा मुगल काल में मनसवादारी प्रथा किसने शुरू किया था, अकबर ने किया था। कब किया था, तो 1574 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार
पहली बार श्री भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? क्वेश्चन है, किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्री भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये किया था चार्ल्स विल्किंसन ने। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है, किस शासक को विक्रम द्वितीय की उपाधि दी गई? आप लोग देखेंगे इसमें कि चंद्रगुप्त द्वितीय है, आंख मूंद कर ऑप्शन बी मार के आगे निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब आप एग्जाम से निकलेंगे तो कहेंगे सर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि किससे विक्रम द्वितीय का उपाधि दी गई थी, आप आंख मूंद कर मार दिए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, लेकिन इसका आंसर सम्राट हेमचंद्र भी होगा, क्योंकि सम्राट हेमचंद्र भी विक्रम द्वितीय की उपाधि इसको भी मिला था। यानी इसका आंसर बी और सी दोनों होगा, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन है आपका सिंपल, लेकिन आपको यानी चुटकियों में आपसे गलती करा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आसान आ गया तो आप उछल जाएंगे कि देखें ऑप्शन हमारे निकल गए। बहुत आसान क्वेश्चन था कि विक्रम द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी। तो आप ध्यान से क्वेश्चन बनाइए, हो सकता है आपका दूसरा भी ऑप्शन हो, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन डी और ई है ये आपका बहुत खतरनाक है, इसी से आपको बचना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? ये है राष्ट्रकूट वंश से। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन है कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? ये थे खान अब्दुल गफ्फर खान। ऑप्शन सी होगा। इसी को सीमांत गांधी के भी नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है कि चोल काल के दौरान मुवेंद वेलन और अरइयार की उपाधि थी? ये थे धनी भू स्वामित्वों का। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन है कि 1290 से 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो इस समय थे खिलजी वंश। याद रखिएगा कि 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन किया है। तो आपसे पूछा जाए कि खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वेद 4 वेदों में सबसे छोटा है और ये हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। ये है आपका सामवेद में। किसमें है? सामवेद में है, इसीलिए तो सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ये थे आपका बल्लभाचार्य। याद रखिए, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे बल्लभाचार्य थे। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन है कि अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध वानभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? ये यानी वानभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबार के कवि थे। वानभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबार के कवि थे और इसी ने यानी वानभट्ट ने ही आपका हर्षचरित का रचना किया है। वानभट्ट ने ही हर्षचरित की रचना किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन है, प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जिसका स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 ईस्वी में किस नदी के किनारे किया था?
तो ये हुगली नदी के किनारे किया था। याद रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे किया था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो ये भगत सिंह नहीं थे। काकोरी कांड से भगत सिंह का कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें आपका क्वेश्चन बांट दिया गया है। अभी तक आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था, यानी आपका 90 तक हिस्ट्री का क्वेश्चन था, यानी 71 से लेकर 90 तक आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अब यहाँ से आपका 91 से ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, फिर आपका इसी तरह से पॉलिटी आएगा, फिर आपका इकोनॉमिक्स आएगा। तो सभी सब्जेक्ट को इसमें आपको कवर किया गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी ये चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में समुद्र से भूमि की ओर, यानी समुद्र से भूमि की ओर हवा बहती है। इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आपका 92 है। क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन आपका है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो याद रखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य है इसको भी ध्यान रखिए। पर ये समझिए कि कर्क रेखा कहते हैं किसे। ठीक है, तो देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और भारत में यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य आप याद रखिए कौन कौन है। तो आपको चलिए बता देते हैं। देखिए ये आपका है राजस्थान, कर्क रेखा है आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आता झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, उसके बाद आपका आता है त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपका 8 राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। कौन कौन है याद रखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो उड़ीसा नहीं है, क्योंकि उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है कि प्राद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो ये आपका लगभग, देखिए प्राद्वीप होता है, ये आपका लगभग जल से घिरा होता है। ठीक है, ये आपका चारों साइड जल होता है, इसको जो बीच में आपका स्थल होता है उसको प्राद्वीप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन कर रहा है कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो आपका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाने जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में यानी आपको ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। जबकि यानी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। याद रखिएगा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं, और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तब याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। आई होप आप लोगों को याद हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? यानी भारत के पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है? तो ये अरब सागर है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पहले से पता होगा। क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गर्जी वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। उसके साथ प्रायः हिम वृष्टि यानी
ओला भी होती है और ये पश्चिम बंगाल में इस तूफान को किस नाम से जाने जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में इसको हम काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 98 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन एस आकार की महासागर है? तो ये है अटलांटिक महासागर। याद रखिएगा, एस आकार की महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए क्वेश्चन को हम ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपका 80 क्वेश्चन है। अब सबको एक्सप्लेन करेंगे इतना ज़्यादा तो आपको समय बहुत अधिक लग जाएगा। मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है और भी आपको करवाना है, क्योंकि और भी सेट है, करेंट भी है और आपका समान अध्ययन का भी सेट है, तो इसीलिए समय का थोड़ा अभाव है। तो आपको थोड़ा कम यानी आपका एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सभी क्वेश्चन आपका यानी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपका बेस्ट है, तो आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए हम इतना एक्सप्लेन आपको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 99 है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में उस स्थान को पहचान करें जहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। या देखिए बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 100 है, क्वेश्चन करा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? तो ये आपका देखिए आर्गन आपका लगभग 1% बोल सकते हैं। ये आपका वायुमंडल में आर्गन लगभग आपका 1% है। आपको करेक्ट कहा जाए पूरे तो ये आपका है 0.93%, ठीक है। 0.93% ऑर्गन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 101 है, क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे वाहितम ग्रह निम्न में से कौन है? तो ये आपका नेपच्यून है। कौन है? नेपच्यून है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 102 है, क्वेश्चन है भारत में उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी से, क्योंकि भारत के उत्तरी हिस्सा में आपका सबसे अधिक बाढ़ आते हैं और बाढ़ में आपका कौन सा मिट्टी का निर्माण होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में पूरी तरह से क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 103 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? कौन सा गंगा नदी की सहायक नदी है? तो रामगंगा और काली नदी। रामगंगा और काली नदी ये गंगा की सहायक नदी है। आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। अब ये जो आपका पेन गंगा है ये किसकी सहायक है? तो याद रखिए पेन गंगा ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेन गंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 104 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा महासागर है? तो यह है हिंद महासागर। आपसे कहा जाए सबसे बड़ी महासागर तो ये आपका प्रशांत महासागर। याद रखिए सबसे बड़ी महासागर है प्रशांत महासागर। आपसे कहा जाए सबसे छोटी महासागर तो सबसे छोटी महासागर है ऑस्ट्रेलियन महासागर। याद रखिए सबसे छोटी महासागर है ऑस्ट्रेलियन महासागर। आपका यानी ऐसे क्या होगा आपका आंसर? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 105 है, क्वेश्चन कर रहा है भारत में उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन बी होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 106 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? तो आपको पता होगा कि जंतिया खासी गारो। याद रखिए जंतिया खासी गारो ये मेघालय की पठार है, जबकि ये जावरी ये मेघालय की पठार नहीं है। जावरी ये तमिलनाडु में है। याद रखिए ये तमिलनाडु में है जावरी पठारी, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ये मेघालय पहाड़ का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 107 है, क्वेश्चन निकल रहा है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र में। यानी गोदावरी नदी का सबसे बड़ा जल क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 108 है, क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो महेंद्रगिरी आपका ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। तो इसको आप याद रखिए, ये क्वेश्चन आपका याद करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 109 है, क्वेश्चन कर रहा है कि ढक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है या उत्तर में किस पर्वत से घिरा है? तो ढक्कन का पठार या उत्तर में यानी सतपुड़ा पहाड़ से ढका हुआ है, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ से ढका हुआ है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 110 है क्वेश्चन, क्वेश्चन करें LAC यानी वास्तविक नियंत्रक रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा रेखा है? ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। देखिए LAC का फुल फॉर्म क्या होता है? LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। याद रखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है, ये आपका भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन कर रहा है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो ये है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में जो सबसे अधिक आपका जो इसका विशेषता है ये है कि नागरिकों के प्रति ये जवाबदेह होते हैं। यानी लोकतंत्र में जो नेता चुने जाते हैं वो जनता के वोट के माध्यम से चुने जाते हैं। यदि वो जनता के अच्छाई के लिए कार्य नहीं करेगा तो उससे दोबारा जनता फिर यानी उसे जिताएंगे नहीं। तो ये इसलिए यानी जो नेता होते हैं वो सोचते हैं कि वो नागरिक के हित में काम करे, उसको दोबारा यदि जीतना है तो। नहीं जीतना है तो कोई बात नहीं है, कुछ भी करे, 5 साल तक कुछ भी कर सकता है, उसके बाद तो उसको हटना तय है, ठीक है। क्वेश्चन का 112 है। क्वेश्चन है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकते हैं। यह कथन किसने किया था? यह कथन कहा था महात्मा गांधी ने कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकते हैं, जो आपका अभी वास्तविक में दिख भी रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का 113 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारतीय संविधान के कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार के निषेध करता है? यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका उल्लेख किस में है? यह इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 23 में है कि अनुच्छेद 23 में कहा गया कि मानव के दुर्व्यवहार का निषेध करता है। किस में है? अनुच्छेद 23 में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? ये क्या था? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने पंचायती चुनाव में राजनीतिक दल की सहभागिता की बात कही थी। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन है किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था? ये हीगल ने कहा था। याद रखिएगा, हीगल ने कहा था कि पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है क्या? राज्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार था? तो ये था आपका योजना आयोग। याद रखिए, योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, लेकिन योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया है। याद रखिएगा, उसके स्थान पर भी नीति आयोग का स्थापना किया गया है। और ये भी याद रखिए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और याद रखिए कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2015 में इसका स्थापना हुआ और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। और ये भी याद रखिए कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अरविंद पगवड़िया। कौन थे? अरविंद पगवड़िया। इसको भी ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन कर रहा है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा कर सकते हैं। जब आपातकाल लागू होता है उस समय राष्ट्रपति मूल अधिकार को आपसे छीन सकता है, यानी मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, यानी अनुच्छेद 20 और 21 को वो समाप्त नहीं कर सकते हैं आपातकाल के दौरान भी। इसको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन कर रहा है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होता है? तो लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसमें होता है? तो ये आपका जनता में अंतिम सत्ता निहित होता है। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। बी है बांध और सिंचाई में निवेश, ये भी सही है। ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 121 है। क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत करने का अर्थ हुआ कि नवीकरणीय ऊर्जा है। कौन सा? नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है? तो देखिए ये आपका जगह पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा ये भी नवीकरणीय है। और सौर ऊर्जा ये भी नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 122 है। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यों की परिषद को किस रूप में जाने जाते हैं? तो राज्यसभा के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा में जो सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं ये राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करते हैं राज्यसभा में, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 123 है। क्वेश्चन 123 है, क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की गतिविधियों के स्तर को मापने के लिए एक वही खाता प्रणाली है। यानी किसके गतिविधि को मापते हैं? तो ये आर्थिक गतिविधि को मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 124 है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों के कार्य का संचालन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 है। ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्य में जितने भी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 125 है। क्वेश्चन 125 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? यानी राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। सभी अनुच्छेद को याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। क्वेश्चन 126 है। क्वेश्चन कर रहा है संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के माध्यम से किया जाता है। देखिए, भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 127 है। क्वेश्चन कर रहा है पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का अभी त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय है तो सबसे ऊपर क्या होता है? जिला परिषद होता है। क्या होता है? जिला परिषद होता है। ये आपका मध्यवर्ती में क्या होता है? तो मध्यवर्ती होता है आपका पंचायत समिति होता है। ठीक है, पंचायत समिति होता है आपका मध्यवर्ती में, नहीं बीच में। थर्ड में आपका होता है क्या? सबसे नीचे होता है आपका ग्राम पंचायत होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत होते हैं। तो आपका मध्यवर्ती में क्या आ जाएगा? मध्यवर्ती में आपका आ जाएगा पंचायत समिति आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 128 है। क्वेश्चन कर रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अब देखिए, कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु पूछ रहा है आपसे, न्यूनतम नहीं पूछ रहा है। न्यूनतम आपसे पूछा जाता तब आपका होता 35 वर्ष, क्योंकि राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? भाई, अधिकतम का कोई लिमिट नहीं है। याद रखिए, भारत में अधिकतम यानी कितने वर्ष तक राष्ट्रपति बन सकते हैं उसका कोई लिमिट नहीं है। आप यदि जीतते हैं तो आप 101 वर्ष में भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, या जितने साल का हो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन न्यूनतम होना चाहिए 35 वर्ष। न्यूनतम 35 वर्ष, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। तो याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उसका मैक्सिमम के लिए वो कितने साल तक वो इन्हें राष्ट्रपति बन सकते हैं, कितने एज तक, उसका कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 129 है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? तो ये क्या आपका यानी रूस के संविधान से। ठीक है, याद रखिएगा, मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। और याद रखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 130 है। क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज को किस रूप में स्वीकार किया है? तो समाज को समाजवादी के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि देखिए, जो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपका प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन जोड़ा गया था? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये 3 शब्द इसमें जोड़ा गया था। इसमें समाजवाद शब्द भी जोड़ा गया था, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 131 है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन क्या है? यानी भारत में परिवहन का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो ये है राजमार्ग, यानी NH। राजमार्ग का सबसे अधिक उपयोग होता है भारत में परिवहन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 132 है। क्वेश्चन 132 है कि भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो याद रखिए, भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य है असम। भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य है असम। और GST कब लागू हुआ था इसको भी याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। तो 1
1 जुलाई 2017 को जीएसटी पहली बार भारत में लागू हुआ था। तो याद रखिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था और जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य था असम। ठीक है, उसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन 133 है। क्वेश्चन है उपभोक्ता कानून 1986 में क्यों अपनाया गया? उपभोक्ता कानून 1986 में क्यों अपनाया गया? ऑप्शन ए है उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, बिल्कुल सही है। बी है उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए, ये भी सही है। सी है ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए, भी सही है। ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 134 है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? अब देखिए डंपिंग क्या होता है, आपको समझाते हैं डंपिंग क्या होता है। डंपिंग होता है जब कोई देश अपने देश में जो अब सबसे सस्ता माल होता है, जो सबसे खराब होता है, उसको क्या करते हैं, उसको दूसरे देश को निर्यात कर देते हैं। ठीक है, दूसरे देश को निर्यात कर देते हैं तो उसको कहते हैं डंपिंग। ठीक है, जैसे चाइना करता है। चाइना में देखते हैं आप कि वस्तु आपका बहुत सस्ता रहता है और टिकाऊ भी नहीं रहता, यानी ये क्या है, आपका खराब वस्तु है। तो चाइना का यही कार्य करता है कि सस्ता वस्तु आप बना करके, सामान बना करके वो दूसरे देश को क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डंपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर सी में होगा उत्पादन के वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू मूल्य के नीचे की कीमत पर निर्यात करना। अब निर्यात करना समझ रहे हैं, दूसरे देश को बेचना, उसको निर्यात बोलते हैं। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 135 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित प्रादेशिक में किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है, यानी सर्वाधिक में दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व किसमें, जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है। तो याद रखिएगा ये है यूरोप। ठीक है, जनसंख्या घनत्व आपका सबसे अधिक किसमें है, ये आपका एशिया में है। एशिया आपका फर्स्ट में आता है, सेकेंड में आपका यूरोप आता है। ठीक है, सेकेंड में आपका यूरोप आता है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 136 है। क्वेश्चन कर रहा है कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनीयता किया गया था? ये क्या था आपका 1994 में। याद रखिएगा ये क्या था 1994 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 137 है। क्वेश्चन कर रहा है सूचकांक के बारे में क्या सही नहीं है? सूचकांक के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है, बिल्कुल सही है। बी है सूचकांक सापेक्षित परिवर्तनों को मापता है, बिल्कुल सही है, यानी दूसरे के सापेक्ष में बताते हैं। ठीक है, तो आपका ए सही है, बी सही है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कौन सा सही नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 138 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उद्याय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? यह है औद्योगिक विकास। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 139 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का योग होता है, ये होता है आपका जीडीपी। क्या होते हैं, जीडीपी होते हैं। ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 140 है। क्वेश्चन है कि सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करता है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करता है। देखिए वित्तीय परिसंपत्ति करने का अथवा एसेट, ठीक है, एसेट को कम करता है वो क्या कहलाते हैं? तो जो एसेट को कम करता है उसे हम कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 141 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है, यानी जीडीपी में कौन सा शामिल होता है? जीडीपी का फुल क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी देखिए जीडीपी किसे कहते हैं, तो किसी देश के सीमाओं के भीतर, घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष यानी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इस जीडीपी में क्या शामिल होता है, तो अंतिम वस्तु और सेवा शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन केवल ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 142 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो देखिए एमनेस्टी पुस्तक का लेखक है, याद रखिएगा अरविंद अडिंग इसका लेखक है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 143 है। क्वेश्चन कर रहा है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी फेरा का स्थान पर कब विदेशी मुद्रा
प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा को किस वर्ष लागू किया गया था, यानी फेरा की जगह फेमा को कब लागू किया था, तो ये 1999 में इसे लागू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 144 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा को सबसे अच्छा निरूपण करता है, तो आपको जगह ऑप्शन सी जीडीपी माइनस मूल ह्रास। तो जीडीपी माइनस हम जब मूल ह्रास को घटा देते हैं तो आपका आता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 145 है। क्वेश्चन है किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं कहलाती है, तो ये परिसंपत्तियाँ कहलाती हैं, यानी एसेट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एसेट कहलाती हैं। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 146 है। क्वेश्चन कह रहा है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, ये थे पीवी नरसिंह राव थे। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 147 है। क्वेश्चन कह रहा है गरीबी रेखा गरीब की किस आधार पर मापी जाती है। गरीबी रेखा गरीबी को किस आधार पर मापी जाती है, तो आय स्तर और उपभोग व्यय स्तर, यानी आय स्तर यानी उसके इनकम स्तर और उनके खर्च के स्तर पर यानी गरीबी रेखा को मापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 148 है। क्वेश्चन कह रहा है सीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीडीबी बैंक का नाम सुने होंगे आप। सीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 149 है। क्वेश्चन है कि भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई किस शब्द के लिए घोतक, यानी जो भीम है उसमें आई शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए इसका अर्थ होता है इंटरफेस। क्या होता है? इंटरफेस। देखिए भीम का फुल फॉर्म होता है VS से होता है आपका भारत, VS से क्या होता है? भारत होता है, भारत। और आई से क्या होता है? आई से होता है आपका इंटरफेस। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, M4 होता है मनी। ठीक है, तो याद रखिएगा भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट है 150 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऋणी को समवार्षिक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है, तो ये करता है स्वयं सहायक समूह। ऑप्शन ए होगा। तो ये था आपका आज सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, जो आपका न्यू पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपका 80 क्वेश्चन शामिल था। तो आप लोग ये वीडियो देखिए और देखकर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।